Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम एक नए सिद्धांत की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टक्कर सिद्धांत या अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत या संघटवाद सिद्धांत भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, देखो बड़ा अच्छा सिद्धांत है, बड़ा प्यारा सिद्धांत है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया। सबसे पहले देखो हमारे पास जब भी कोई अभिक्रिया होती है, जैसे हमारे पास A है, B है और इससे बनाना है हमको C। ठीक है, तो ये सिद्धांत सबसे पहले कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो टक्करों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो अगर हमको A और B से ये C बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पास पास लाना पड़ेगा। कोई अभिक्रिया तभी ही होती है जब दो अणु आपस में टक्कर करते हैं, है ना। कोई अभिक्रिया तब होती है जब दो अणु आपस में टक्कर करते हैं। मान लो A और B आपस में टक्कर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, C बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है वो टक्करों पे निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के अणुओं की संख्या, अभिक्रिया का वेग अणुओं की, कौन से अणु, अभिकारक अणुओं की टक्करों पे निर्भर करता है, टक्करों पर निर्भर करता है, टक्करों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कोई अभिक्रिया कब होती है, जब दो अणु आपस में टक्कर करते हैं तो वो अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं अभिक्रिया का वेग अणुओं की टक्करों पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, टक्करों की संख्या के। ठीक है, टक्करों की संख्या के समानुपाती होता है। लेकिन बच्चों ऐसा हो नहीं सकता। देखो पहली बात क्या कह रहा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं तब हम आगे चलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो अणुओं के बीच होने वाली टक्करों पर निर्भर करता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, टक्करों के समानुपाती होगा। जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया अभिक्रिया का वेग समानुपाती टक्करों की संख्या। ठीक है, जितना ज्यादा अभिक्रिया का वेग उतनी ज्यादा टक्करों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब देखो लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। लेकिन दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होता। देखो जितने अणु अभिक्रिया में टक्कर करते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वो उत्पाद में भी बदले। जरूरी नहीं है कि उन टक्करों से, जरूरी नहीं है कि किसी अभिक्रिया में जितनी टक्कर हो रही है उससे प्रोडक्ट बने, उससे उत्पाद बने। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में प्रोडक्ट बने, उत्पाद बने जितनी टक्कर हुई है। तो सर फिर कैसे बनेंगे। देखो टक्कर होने के बाद भी अणुओं को कम से कम इतनी ऊर्जा तो मिलनी चाहिए जिससे वो उत्पाद में बदल सके। कल हमने बात की थी सक्रियण ऊर्जा की। ठीक है, तो जब टक्कर हो रही है तो टक्कर के समय उन्हें आवश्यक ऊर्जा भी मिलनी चाहिए। टक्कर के समय उनको ऊर्जा मिलनी चाहिए, टक्कर के समय आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा भी मिलनी चाहिए।
न्यूनतम ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे थे, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दो अणु आपस में टक्कर करते हैं, अच्छी बात है, प्रोडक्ट बनने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उन टक्करों के बाद उनको इतनी ऊर्जा कम से कम मिलनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में बदल सके, तभी हमारे पास आगे का प्रोडक्ट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक चीज और, टक्कर होने के बाद, सक्रियण ऊर्जा मिलने के बाद भी सभी अणु उत्पाद में नहीं बदल सकते। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमने टक्कर भी करा दी, हमने एनर्जी भी दे दी, लेकिन अभी भी हमारे पास अणु उत्पाद में क्यों नहीं बदल रहे हैं? हमारे पास जो अभिकारक है, हमारे पास जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में क्यों नहीं बदल रहा है? आप पूछेंगे, सीधी सी बात है, पूछेंगे। तो देखो, जब हमारे पास टक्कर हो रही है, जैसे हमारे पास ये है, ये ए, ये बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, तो अब आपको क्या है, ए और बी को जोड़ना है, जिससे हमारे पास क्या बने, सी। ठीक है, हमारे पास क्या बने, सी बने। आप देखो, मान लो टक्कर तो हो रही है, लेकिन ये अणु यहाँ जा रहा है और ये अणु यहाँ जा रहा है, समझ में आया? देखो, इसका मतलब क्या है कि टक्कर तो हो रही है, लेकिन उनका अभिविन्यास सही नहीं है, उनका ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, दिशा सही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई अणु है ए और बी, ये एक अणु है, और एक है सी और डी। ठीक है, तो आपको इससे क्या बनाना है, आपको इससे मान लीजिए ए डी बनाना है और बी सी बनाना है, ये दो चीजें बनानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पास लाना पड़ेगा, इनकी टक्कर करानी पड़ेगी। लेकिन अब देखो, आप इनको लेके आओगे तो यहाँ तो टक्कर ए सी के बीच में होगी और यहाँ बी डी के बीच में होगी, लेकिन हमको चाहिए क्या, ए डी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये अभिक्रिया हो, तो हमारे पास डी यहाँ होना चाहिए, सी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, टक्कर होनी चाहिए, मान लो मैं टक्कर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सक्रियण ऊर्जा भी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में हमारे पास जो टक्करों का अभिविन्यास है, जो टक्करों का ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन है, वो भी सही होना चाहिए। तभी हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, अभिकारक है वो उत्पाद में चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए टक्कर, चौथी बात मैं क्या कह रहा हूं कि टक्करों का अभिविन्यास भी होना चाहिए, टक्करों का अभिविन्यास सही होना चाहिए, टक्करों का अभिविन्यास सही होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें थी। है ना? तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बात निकल के आई, यहाँ पे हमने अभी तक क्या सीखा, हमने क्या सीखा, तीन चीजें सीखी, है ना? तीन चीजें सीखी, क्या क्या सीखी कि जो अभिक्रिया का वेग है, हमने तीन चीजें सीखी, जो हमारे पास वो अभिक्रिया का वेग है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा? एक तो टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या, है ना? एक सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा का मतलब क्या है, जो सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश, जो सक्रिय अणु हो जाते हैं उनका अंश, यानी कि जिनको सक्रियण अणु, सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है, सक्रियण अणुओं का अंश, दूसरी चीज। ठीक है, और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, उचित अभिविन्यास,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यानी कि 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो हमारे पास क्या ज़रूरी है, टक्कर होना। सबसे पहली बात टक्कर होनी चाहिए। ठीक है, टक्कर होगी तभी हमारे पास क्या होगा, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी। टक्कर होनी चाहिए। दूसरी बात, टक्करों के समय जो अणु हैं वो अणु सक्रिय होने चाहिए, यानी कि उनको सक्रियण ऊर्जा मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, उनका जो अभिविन्यास है वो उचित होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए। ठीक है, मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है, जैसे A+B, इससे क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है ना। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। हमारे पास जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक के। मैंने पहले की क्लासों में बताया है, जो अभिक्रिया का वेग है वो किसके समानुपाती होता है बच्चों, अभिकारक के, रिएक्टेंट के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को हम लिख सकते हैं dx/dt। ठीक है, देखो x क्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अगर आप x नहीं लिखना चाहते तो इसको p भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a और b। ठीक है, यहाँ मैं k लगा देता हूँ, समानुपाती का साइन हटने पर k। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, k लगा दिया। ठीक है, k हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। ठीक है, अब हमारे पास ये dp/dt ये हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो, a बराबर b बराबर 1 हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, dp/dt इज इक्वल टू k। ठीक है, ये 1 हो गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, dp/dt। जो अभिक्रिया का वेग है dp/dt वो किसके बराबर होता है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार टक्करों की संख्या पर। ठीक है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं k किस पे निर्भर करता है, टक्करों की संख्या पर। तो मैं इसको लिख देता हूं z। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये तो हमारे पास समीकरण निकल के आई थी, तो मैं इसको लिख देता हूं z, टक्करों की संख्या पर। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश। ठीक है, सक्रिय अणुओं का अंश। तो मैं सक्रिय अणुओं का अंश जो है उसको लिख रहा हूं q से। ठीक है, q से लिख रहा हूं। z क्या है हमारे पास, टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या, नंबर ऑफ कोलिजन। और जो हमारे पास q है वो क्या है, सक्रिय अणुओं का अंश, सक्रिय अणुओं का अंश। देखो हमने कल आर्रहनेस का सिद्धांत पढ़ा था, साथ में एक मैक्सवेल बोल्ट्जमान का सिद्धांत भी है जो कि 11th क्लास में आता है। ठीक है, 11th क्लास में आया था। कौन से चैप्टर में, गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में आया था। तो वहाँ पे सक्रिय अणुओं का अंश है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सक्रिय अणुओं के लिए हम वहाँ पे लिखते थे सक्रिय अणुओं का अंश जो Q है उसको लिख सकते हैं e⁻⁻ जो हम कल आरएनएस समीकरण में प्रयोग में ले रहे थे ना वो। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, dp/dt इज इक्वल टू, ठीक है, z e⁻⁻⁸
ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टक्कर सिद्धांत से निकल कर आया। ठीक है, देखो सरल अभिक्रिया के लिए ये सिद्धांत सही है, सरल अभिक्रिया के लिए ये सिद्धांत बिल्कुल बहुत बढ़िया सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास बात आती है जटिल अभिक्रिया की या अभिकारक के अणुओं की ज्यामिति अलग अलग हो, ठीक है, अभिकारक की ज्यामिति क्या हो, जटिल हो, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम एक सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला तो ये ही रहेगा, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, प्रायिकता गुणांक लगा देते हैं। देखो जब सरल अभिक्रिया होगी तब ये होगा, और अगर हमारे पास जटिल अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो वहां पे हम लगा देते हैं P, या इसको रो भी रो है ना, तो इसको लिखते हैं रो। ये हमारे पास क्या है, प्रायिकता गुणांक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, प्रायिकता गुणांक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, टक्कर सिद्धांत। जब हमारे पास सरल अभिक्रिया की बात होगी तो हम ये वाले लिखेंगे, और अगर हमारे पास जटिल अभिक्रिया है तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ आती है। ठीक है, तो ये जटिल अभिक्रिया के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टक्कर सिद्धांत हो गया। टक्कर सिद्धांत की हमने बात कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।